हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हमारा नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जैसे कि थोड़ा बहुत तो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी, क्यों एसेंशियल है? क्योंकि ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को, ये मतलब इसका उद्देश्य जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का मतलब जो जीवन है वो बना रहे। यदि किसी भी स्पीशीज़ में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उनका जो है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी और उनका अस्तित्व जो है इस अर्थ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अपनी जैसी मतलब जो संतान पैदा करते हैं उसको हम, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन बायोलॉजी क्लासेज के अंदर, तो हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स में हमेशा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। और ह्यूमन बींग जो हैं वो विविपेरस होते हैं। विविपेरस और ओविपेरस, इसके बारे में हम जो है स्टडी कर चुके हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में। तो विविपेरस का मतलब वो होता है जिनमें प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है या डायरेक्ट जो यंग वंश को जन्म देते हैं। और ओविपेरस कौन से थे, जो एग लेइंग करते हैं, उनके बारे में। तो ह्यूमन बींग जो है वो क्या है, विविपेरस है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग करता है ये। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये देखिए इसमें डायग्राम, तो इसमें आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। देखो ह्यूमन जो है, ह्यूमन के अंदर जो मेल है, मेल जो ह्यूमन बींग है वो भी गैमीट प्रोड्यूस करता है और जो फीमेल है वो भी गैमीट प्रोड्यूस करती है। और इनमें हमने एक बात देखी है कि ह्यूमन बींग के अंदर हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। अब सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखो आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि भाई मेल कौन सा और फीमेल कौन सी ह्यूमन बींग के अंदर। ठीक है, हम देखते ही पहचान लेते हैं कि भाई ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, और इसमें जैसे कि क्या होता है कि कुछ करेक्टर हमें उसमें शो होते हैं जो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और जो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मेल है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है जबकि फीमेल जो है वो ओवम प्रोड्यूस करती है। तो जो इसमें दिखा रखे हैं, जो ये टेल लाइक इसमें टेल दिखा रखी है स्पर्म के अंदर, ठीक है, तो ये मेल गैमीट हैं। और जो ये राउंड स्ट्रक्चर दिखा रखा है ये ओवम है। तो एक बात आपने इधर देखी होगी कि बहुत सारे स्पर्म जो हैं ओवम के चारों तरफ हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेल है वो गैमीट जो प्रोड्यूस करता है उसकी संख्या ज़्यादा होती है, जबकि जो फीमेल है उस जो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होगा वो केवल एक ही होगा संख्या में। ठीक है, ओवम एक ही होता है। ठीक है, तो ये इसमें हम इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन सी रिप्रोडक्टिव इवेंट ह्यूमन बीइंग के इस चैप्टर में इंक्लूड है, जो हमें यहाँ पर पढ़नी है। इस चैप्टर के दौरान हमें ये चीज़ें स्टडी करनी है। तो पहली है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट का प्रोसेस का मतलब होता है गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, गैमिटोजेनेसिस। तो इसमें जो मेल है वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगी। मेल कौन सा गैमीट प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म। और फीमेल कौन सा गैमीट प्रोड्यूस करेगी, ओवम। ठीक है, तो ये दोनों अपने अपने एक तरह से अलग अलग गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इवेंट है वो है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अब जो स्पर्म जब बन चुके हैं, मेल गैमीट जब बन चुका है, स्पर्म बन चुका है, तो उसको ट्रांसफ़र करना होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन बोलते हैं या फिर उसको कोपुलेशन हम भी बोल सकते हैं। इंसेमिनेशन एक टेक्निकल वर्ड है इसका। ठीक है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स भी बोलते हैं, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सेक्स किया जाता है, सेक्स करना होता है, इसका मतलब एक तरह से सेक्स करना ही होता है इंसेमिनेशन का मतलब, जिसमें मेल जो है अपने स्पर्म जो है फीमेल बॉडी के अंदर, जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है उसके अंदर इंसर्ट करवाएगा। तो इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। आगे जो है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अब जब मेल गैमीट फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ पर जाके फर्टिलाइजेशन होगी, फीमेल गैमीट्स के साथ फ्यूज कर जाएगा मेल गैमीट। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखने की है कि फीमेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट में, या फीमेल बॉडी जो है उसके रिप्रोडक्टिव के किस पार्ट में ये फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में हमेशा फर्टिलाइजेशन होगी, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है उसके बाद क्या होता है, हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। अब जाइगोट जो है, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रही है, जाइगोट जब एम्ब्रियो में चेंज हो रहा है, तो वो जो है इम्प्लांटेशन के लिए, मतलब इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब ये है कि जाइगोट अपने आप को डिवाइड करवाएगा, डिवाइड करने के बाद जो है वो जो यूट्राइन वाल होती है, जो यूट्रस वाल होती है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूट्रस वाल होती है, उसमें एक लेयर होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। उस एंडोमेट्रियम लेयर के साथ अटैच होगा ये कौन, जाइगोट जो डिवाइड हुआ है। जाइगोट डिवाइड होके क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में 64 सेल्स होती हैं। जाइगोट एक सेल है, ये डिप्लॉइड सेल है, ये डिवाइड करेगी, कितनी बनाएगी, 64 सेल, और इसमें माइटोसिस होती है। ठीक है, और ये ब्लास्टोसिस्ट बनाएगी। ब्लास्टोसिस्ट जो है एक तरह से इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं, बाहर की तरफ सेल होती हैं, और इसमें जो है दो तरह की मतलब फॉर्मेशन होती है, दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं और एक एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अटैचमेंट जो है यूट्रस वाल से, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और ये कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, जाइगोट बन चुका है, तो आफ्टर 7 डेज, फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन होगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब जब इम्प्लांटेशन हो चुकी है, तो इम्प्लांटेशन होने के बाद वहाँ पर जो एम्ब्रियो बना, जो 64 सेल वाला है, उसमें फर्दर क्या होगी, ऑर्गेन फॉर्मेशन होगी, उसमें टिश्यू फॉर्मेशन, ऑर्गेन बनेंगे उसमें, मतलब एक तरह से बेबी की डेवलपमेंट होगी। गेस्टेशन को गर्भकाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भकाल। और ये ह्यूमन बीइंग के अंदर कितना होता है, 9 मंथ्स का, कितना, 9 महीने का होता है। इसमें जो है एक तरह से एम्ब्रियो से लेके और पूरी जो बच्चे की डेवलपमेंट है, पूरा जो चाइल्ड है, जो पूरा जो बेबी बन गया है, उस टाइम पीरियड को गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ये 9 मंथ्स का होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जब पूरी तरह से बच्चे की डेवलपमेंट हो चुकी है, तब उसमें जो है फीमेल के अंदर, फीमेल बॉडी में लेबर पेन होगी। लेबर पेन का मतलब क्या होता है कि उसमें जो है एक तरह से बच्चे को पैदा करने के लिए जैसे कि जो पेन होती है उसको लेबर पेन बोलते हैं। ठीक है, उसमें लेबर पेन होगी और फिर वो बच्चे को डिलीवर कर देगी आउटसाइड। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। तो आपको ये इवेंट याद रखनी है और इनको हम आगे सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे, नंबर वाइज पढ़ेंगे कि कैसे कौन सी इवेंट में क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि ये एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से भी, और जो आपकी पीएमटी है या नीट है जो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, हाँ, इस चैप्टर में एक बात आपको याद रखनी है कि आपके दिमाग में कभी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि भाई जैसे कि कोई आप सोचो कि इसमें शर्माने वाली बात है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपको। ये एक तरह से हम इसको एजुकेशनल वे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा और कोई मोटिवेशन नहीं है, एजुकेशनल वे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में आपको किसी प्रकार की मतलब कोई एजिटेशन नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझना है इस चैप्टर को। ठीक है, तो ये हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट देखी इसके अंदर। ठीक है, तो 6 इवेंट हैं इसमें। गैमेटोजेनेसिस, इनको याद रख लेना, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फिर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और पार्ट्यूरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं प्यूबर्टी एज की। तो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट आफ्टर प्यूबर्टी के बाद होती हैं। अब प्यूबर्टी जो है वो एज कौन सी है, तो इसमें हम बोलेंगे द टाइम पीरियड इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स बिकम फंक्शनल।
इसमें मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं, वो काम करना शुरू कर देते हैं, और उसी एज को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी एज। ठीक है, जिस एज में ये चीज़ें, जिस टाइम पीरियड में ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएं उसको हम प्यूबर्टी एज बोलते हैं। और प्यूबर्टी एज जो है उसका टाइम पीरियड जो है वो मेल में और फीमेल में अलग अलग है। और एक बात और बता दें कि ये जो प्यूबर्टी एज है ये टेम्परेचर के या एरिया के हिसाब से भी डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप बात करें जो अफ्रीकन एरिया कंट्रीज़ हैं, आपके अफ्रीका की साइड के जो कंट्री हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पर प्यूबर्टी एज की जो है वो पहले आ जाती है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं ये 9-10 साल के करीब जो है प्यूबर्टी एज आनी शुरू हो जाती है। जबकि जो यदि आप बात करेंगे इसमें स्विट्ज़रलैंड जो है या फिर आपके जो कोल्ड इलाके हैं, जो आपके कोल्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो है ये थोड़ी ही लेट आती हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है वो है मेल की है 13 to 16 ईयर्स, ठीक है, और फीमेल की है 12 to 13 ईयर्स प्यूबर्टी एज होती है। और ये वेरीज़ करती है अलग अलग एरियाज़ के हिसाब से। तो 13 to 16 जो है वो इसमें प्यूबर्टी एज है मेल की, और 12 to 13 है फीमेल की। हाँ, इस एज में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं मेल बॉडी में भी और फीमेल बॉडी में भी, ठीक है, और उसको हम जो चेंजेस आते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स करैक्टर। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स करैक्टर। तो सेकेंडरी सेक्स करैक्टर जो होते हैं वो, जैसे कि मेल की यदि बात करें तो मेल की जो वॉइस है वो ज़्यादा हैवी हो जाएगी, ठीक है, उसके जो शोल्डर्स हैं, जो उसके कंधे हैं वो ब्रॉड हो जाएंगे, ठीक है, चेस्ट जो है उसकी एक तरह से मतलब फूली हुई हम बोल सकते हैं, या फिर वो ज़्यादा एग्रेसिवनेस भी हो जाएगी उसमें, बात बात पर जैसे कि गुस्सा आ जाना, ठीक है। तो इस तरह के जो करैक्टर हैं वो उसमें डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और बियर्ड का मतलब जैसे कि जो फेस है उस पर हेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। एक्जियल हेयर का मतलब जो आर्म पिट्स होती हैं वहाँ पर एयर्स डेवलपमेंट हो जाएगी। और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पर प्यूबिक एयर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मेल के अंदर। तो ऐसे करैक्टर डेवलप हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। फीमेल में जो करैक्टर हैं वो इस तरह से डेवलप होंगे कि फीमेल की जो वॉइस है वो ज़्यादा डीप हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा हाई पिच की हो जाएगी वो। और उसमें जो है एक तरह से डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, जो ब्रेस्ट हैं उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, उनके जो शोल्डर्स हैं वो नैरो हो जाएंगे। दूसरा, उसमें जो है एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो हिप्स हैं उनकी ब्रोडनिंग हो जाएगी, पेल्विक जो बोन है उनका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उनके जो प्यूबिक हेयर वो भी डेवलपमेंट होगी, आर्म पिट्स के अंदर भी हेयर डेवलपमेंट हो जाएगी। तो इस तरह के कुछ करैक्टर्स जो हैं ये इनको सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर बोलते हैं। एक चीज़ और, जो मेल है उसमें एडम एप्पल की डेवलपमेंट होती है, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता। हाँ, अब यहाँ पर एक बात और डिस्कस कर लेते हैं जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे वैसे तो, कि मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर जो दिखाई दे रहे हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ हार्मोन होता है। जैसे कि हार्मोन कौन सा है, वो टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में है एस्ट्रोजन। फीमेल में कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन, और मेल में टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन सभी सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन मेल, जबकि एस्ट्रोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर के लिए, ठीक है। तो ये प्यूबर्टी एज में ऐसा होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखें, इसमें वही मैंने बताया आपको, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, ये करैक्टर इसमें डेवलप हो जाएंगे। अब इसमें ये तो डिफरेंस हो गए थे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसमें कि दे आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड द फीमेल। अब कुछ रिमार्केबल डिफरेंस भी हैं मेल और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव इवेंट के अंदर हैं, जैसे कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन। जैसे कि मेल जो है उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि स्पर्म जो है वो प्यूबर्टी एज से लेके लास्ट तक, मतलब लाइफ टाइम स्पर्म फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी होती है मेल के अंदर। बट इन फीमेल की यदि हम बात करें तो 50 ईयर्स एज के आसपास जो है उसमें ओवम की फॉर्मेशन जो है वो सीज हो जाती है,
ठीक है, ओवम बनने बंद हो जाते हैं मतलब, तो उसको बोलते हैं मेनोपोज, ठीक है। और जब स्टार्ट होती है उसको मेनार्क बोलते हैं। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है उसको मेनार्क बोलते हैं, और जब मेंस्ट्रुएशन पूरी तरह से सीज हो चुकी है तो उसको बोलते हैं मेनोपोज, ठीक है। तो ये 50 ईयर्स के आसपास होता है फीमेल के अंदर, ठीक है। तो ये है। और इसमें हम इसके सेक्स ऑर्गन की भी बात कर लेते हैं। तो बेटा मेल के अंदर जो है, जैसे दो तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल में भी प्राइमरी मिलेंगे आपको, फीमेल में भी। अब मेल की यदि हम बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किन को बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उनको बोलते हैं जो गैमीट प्रोड्यूस करे और साथ ही सेक्सुअल हार्मोन भी प्रोड्यूस करे, उनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल की यदि हम बात करें तो मेल में होता है टेस्टिस। हाँ, इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को गोनेड्स भी बोलते हैं भाई, ठीक है। तो मेल के अंदर होता है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस से हार्मोन भी रिलीज होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन हम बोलते हैं, और टेस्टिस से स्पर्म भी प्रोड्यूस होते हैं। तो दोनों काम होते हैं, ठीक है। इसीलिए टेस्टिस को कौन सा ग्लैंड बोलते हैं? टेस्टिस को मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये एक्सोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन का फंक्शन है मतलब स्पर्म फॉर्मेशन करना, ठीक है। और दूसरा एंडोक्राइन का है कि सेक्सुअल हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन। तो मेल के अंदर जो है वो टेस्टिस जो है वो क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जबकि फीमेल में है ओवरी। ओवरी जो है वो क्या गैमिट कौन सा गैमिट प्रोड्यूस करेगी? ओवम। इसके साथ ही वो एस्ट्रोजन हार्मोन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यदि कई बच्चे गलती करते हैं कि जब उनसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पूछा जाए तो वो बताते हैं पेनिस। नहीं, पेनिस नहीं है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है यहाँ पर? टेस्टिस, ठीक है, मेल में। और फीमेल में क्या है? ओवरी। यदि हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर कौन से हैं? जिनको एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, मतलब जो हेल्प करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम ये बोल सकते हैं दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल। बट ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इंपॉर्टेंट है बट दे आर नॉट प्रोड्यूस द गैमीट। ये गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये एसेसरी सेक्स ऑर्गन है। तो मेल के अंदर कौन से हैं? पेनिस है, ठीक है, एपिडिडिमस पार्ट है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, वेस्ट डिफरेंस। ये जो पार्ट हैं मेल के अंदर ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। जो कि फीमेल की यदि बात करें तो फीमेल में फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना और मेमरी ग्लैंड जो हैं वो फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना है आपको, चाहे कॉपी में आप नोट कर लेना इनको, ठीक है। आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भाई। अब देखो यहाँ पर एक बात हमने अभी पीछे डिस्कस की थी कि जो मेल है वो कंटिन्यूस स्पर्म फॉर्मेशन कर सकता है, जो फीमेल है वो 50 ईयर्स एज के बाद जो है उसमें ओवम फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये इसने बता रखा है कि एक कोच ड्राइवर बिकम ए फादर एट द एज ऑफ 70 आफ्टर हिज 30 ईयर्स ओल्ड गर्लफ्रेंड गिव बर्थ टू ए बेबी बॉय। कहने का मतलब ये है कि ये 70 साल का ये कोच ड्राइवर, ये अपनी जो गर्लफ्रेंड है इसकी जो 30 ईयर्स ओल्ड, तो उससे जो हमने रिलेशन के बाद जो है इनके मतलब एक ये हम ये बोल सकते हैं कि एक बेबी प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, ठीक है, चाइल्ड बेबी। और किस एज में? 73। और इसकी जो गर्लफ्रेंड कितनी छोटी थी इससे? 43 ईयर्स। कहने का मतलब ये है कि इस उम्र में भी जो है ये फादर बन सकता है। तो मेल के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है। हाँ, कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जिससे, जैसे कि मान लो मेल जो है इस एज में मान लो कोपुलेशन नहीं कर पाए, इंसेमिनेशन नहीं कर पाए, सेक्स नहीं कर पाए वो, ठीक है। तो ये फिर उसके लिए हम जो है एक तरह से विट्रो IVF, ठीक है, इंट्राविट्रो फर्टिलाइजेशन हम बोल सकते हैं, उसके द्वारा भी ये फादर बन सकता है, ठीक है। तो ये मेल के अंदर कैपेबिलिटी होती है। अब इसमें आगे हम बात करते हैं एस्ट्रोजन और मेनोपॉज की। अब आप एक बात याद रखना बेटा कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसमें पूरी लाइफ के दौरान, फीमेल की पूरी लाइफ के दौरान जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, ठीक है।
तो पहले प्री मेनोपोज, मेनोपोज से पहले रेगुलर एंड कंसिस्टेंट, तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो लगातार रिलीज हो रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन पेरी मेनोपोज में कई बार क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो इरेगुलर होना शुरू हो जाती है, किसकी वजह से? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। तो एस्ट्रोजन हार्मोन में यदि फ्लैक्चुएशन हो रही है तो वे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो भी इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है। फिर मेनोपोज में उसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो ड्रामेटिकली ड्रॉप हो जाता है, मतलब गिर जाता है, ठीक है, गिरना शुरू हो जाता है। और पोस्ट मेनोपेज में जो है एक तरह से एस्ट्रोजन हार्मोन जो है पूरी तरह से बनना बंद हो जाता है और जो फीमेल है उसका मूड स्विंग्स हो जाता है। और एक बात और यहाँ पर नोट करने की है कि उसकी आवाज़ आपने देखा होगा कि जो जिसमें 50 साल से ऊपर जो फीमेल हैं उनकी आवाज़ आपने देखी होगी थोड़ी थोड़ी भारी होनी शुरू हो जाती है, हैवी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो इसी वजह से हुई है, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएशन हम इसमें देखने को मिलती है। अब आगे हम बात करते हैं इसमें, जैसे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हम पढ़ चुके हैं, मेल और फीमेल के हमने बात कर चुके हैं। अब जब इसमें फर्टिलाइजेशन की हम ये बात करें तो आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखने की आपको, कि जब गैमीट प्रोड्यूस होंगे तो वो मियोसिस के द्वारा गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो गैमीट मियोसिस के द्वारा प्रोड्यूस होंगे तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, 23 मेल के अंदर 23 फीमेल के अंदर, ठीक है। स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होंगे और एग के अंदर भी या ओम के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होंगे। जब दोनों की कम्बिनेशन होगी, दोनों फ्यूज होंगे मेल एंड फीमेल गैमीट, तो जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे वापस, ठीक है। तो इस फर्टिलाइजेशन के दौरान ये वापस रिस्टेब्लिश हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ह्यूमन जो लाइफ साइकिल है इस प्रकार से ये चलती है, ठीक है। अब आगे बात करें, जैसे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बात करेंगे जैसे कि टेस्टिस की बात करेंगे, स्क्रोटम के बारे में, ठीक है, वेस्ट डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, पेनिस, इन सब, यूरेथ्रा, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। जबकि फीमेल में जो है हम बात करेंगे यूट्रस की, फ्लोपियन ट्यूब की, ओवरी, सर्विक्स, वेजाइना, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपने इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया, ठीक है, इस चैप्टर का, इसके बारे में देखा कि हमने क्या क्या इसमें स्टडी करना है, कौन सी इवेंट इसमें हमने पढ़नी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें पहले हम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सारी इवेंट स्टडी करेंगे, उसके बाद फीमेल की, ठीक है। इस चैप्टर को आप इम्पोर्टेंट समझें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नीट के अंदर भी आते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर भी आते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, जहाँ हो सके जहाँ डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी तो आप डायग्राम ज़रूर बनाएं, ठीक है, अच्छे से बनाएं डायग्राम, क्योंकि डायग्राम की अगर आपकी प्रैक्टिस है तो बहुत बढ़िया है बेटा, ठीक है। इसको आप करते रहो, याद करो, रिवाइज करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।